साथियों, सहज ऑनलाइन जीके निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने शुरू कर रखा है राजस्थान की अपवाह प्रणालियां, और अपवाह प्रणालियों में हमने सर्वप्रथम भाग 1 कर लिया और अब हम करने जा रहे हैं भाग 2, जिसमें हम करेंगे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों पर चर्चा। तो जुड़िए हमारे साथ। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रखा है, क्योंकि उस पर डेली क्विज और नोट्स के प्रश्न प्रेषित किए जा रहे हैं। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ, शुरू करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदियां। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदियों की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम पहले बात कर रहे हैं पश्चिमी बनास नदी की। किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिमी बनास नदी की। एक बार अध्ययन करते हैं, फिर इसको अपने मानचित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करेंगे। तो जो पश्चिमी बनास नदी है, इसका उद्गम होता है नया सानवारा गांव, अरावली पर्वत, सिरोही से। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? नया सानवारा गांव, अरावली पर्वत और सिरोही से। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह सिरोही, सिरोही से गुजरात, और गुजरात में ये जाती है गुजरात के बनासकांठा जिले में। किसमें? गुजरात के बनासकांठा जिले में। इसके बाद यह गुजरात से थोड़ा आगे जाकर लिटिल रन यानी कि कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त हो जाती है। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। और गुजरात का ना एक नगर है, उस गुजरात के नगर का नाम है डीसा। क्या नाम है जी? डीसा। और यह जो डीसा नगर है वह इसी पश्चिमी बनास नदी पर स्थित है। कौन सा नगर गुजरात का? डीसा नगर। और जो पश्चिमी बनास नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं सूकली, सीपू, खारी, दोरवोल, गोकली और कुकड़ी। तो आइए एक बार इसको मानचित्र से स्पष्ट करते हैं। यह रहा जी मानचित्र, और मानचित्र में जो पश्चिमी बनास नदी है वह कहां से जा रही है? नया सानवाड़ा गांव से। और यह अरावली पर्वत में स्थित है। कहां पर? सिरोही में। और जहां, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है कि यहां से यह प्रवाहित होने के बाद पश्चिमी बनास कहाँ, किस अपने राज्य में प्रवेश कर जाती है? तो यह कर जाती है गुजरात राज्य में। और यहीं पर गुजरात राज्य का जो प्रसिद्ध नगर है डीसा वह स्थित है, और आगे जाकर यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो चलते हैं अगली नदी पर। अगली जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदी है उसका नाम है सूकली। कौन सी नदी? सूकली। और सूकली नदी का जो उद्गम है वह है सिलारी गांव की पहाड़ियां, सिरोही। कहां से? सिलारी, सै से सूकली और सै से सिलारी गांव की पहाड़ियां। और कहां से? सिरोही से। और सिरोही में यह सिलारी गांव से बहते हुए दवासा गांव, और दवासा गांव गुजरात के निकट यह पश्चिम बनास में मिल जाती है। कहने का मतलब जो सूकली नदी है यह किसकी प्रमुख नदी है? यह पश्चिम बनास नदी की प्रमुख नदी है, जो कि कहां जाकर गिरती है? लिटिल रन या कच्छ के रण में। फिर हम बात करते हैं साबरमती नदी की। बहुत ही प्रसिद्ध नदी है साबरमती। साबरमती नदी का जो उद्गम है वह होता है अरावली पहाड़ियां, कोटड़ी तहसील, उदयपुर से। साबरमती नदी का उद्गम कहां से? अरावली पहाड़ियां, कोटड़ी तहसील, जिला उदयपुर से। ध्यान रखना, इस नदी का उद्गम तो राजस्थान से होता है, किंतु यह गुजरात की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। और अगर इस नदी की अपवाह की बात करें, किसकी? साबरमती नदी की, तो इसका कोटड़ी उदयपुर से यह नदी जाती है साबरकांठा जिला गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और साबरकांठा के बाद यह खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? साबरमती। अब यह नदी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि साबरमती जो नदी है, इस नदी पर प्रसिद्ध गांधीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे गुजरात का प्रसिद्ध नगर कौन सा स्थित है? गांधीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है।
और अगर इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो वाक्कल, सेई, हथमती, वैतरक, माजम, यह इसकी प्रमुख नदियां हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वो विकल्प देता है निम्न में से साबरमती नदी की अपने सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से एक को वो छोड़ देगा और बाकी को दे देगा, तो अच्छे से ध्यान रखें। और फिर हम बात करते हैं आगे इसी नदी पर। ये इस नदी के किनारे गुजरात की यह प्रमुख नदी है और गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम, आप सभी को अच्छे से विदित है कि इसी साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी ने लंबा समय तक अपना इन्होंने स्थल बनाया और इसको केंद्र में बनाकर रखा, देशवासियों में स्वदेशी की भावना भरी। और ये प्रसिद्ध साबरमती का आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? साबरमती नदी के किनारे। जैसा कि मानचित्र से पता चल रहा है कि यह रही साबरमती नदी और बिल्कुल राजस्थान के उदयपुर के बिल्कुल कोने से यह प्रवाहित हो रही है। साबरमती नदी अरावली पहाड़ियां, कोटड़ी तहसील उदयपुर से निकलकर गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है और फिर प्रसिद्ध गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और लास्ट में यह नदी लिटिल रन या कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इस नदी की सहायक नदियों की, और इसकी सहायक नदी है वाक्कल नदी। और जो वाक्कल नदी है इसका उद्गम होता है सुरनगाम। सुरनगाम कहाँ? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। किस नदी का उद्गम होता है? वाक्कल नदी का। और वाक्कल किसकी सहायक नदी है? यह साबरमती नदी की सहायक नदी है। और जो अपने वाक्कल नदी है उसकी सहायक नदी है मानसी और पारवी। और इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वाक्कल नदी का वह उदयपुर, उदयपुर से यह गुजरात और गुजरात के ईटानगर गांव में यह साबरमती में मिल जाती है। कौन सी नदी? वाक्कल नदी। फिर हम बात करते हैं सेई नदी की। सेई नदी का जो उद्गम है वह है पादरना गांव की पहाड़ियां, और पादरना गांव की पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर जिले में। और यह जो सेई नदी है यह दोथर गांव के समीप साबरमती नदी में मिल जाती है। अब इस पर ना एक महत्वपूर्ण तथ्य है सेई नदी का। वैसे ये सिर्फ इतना ही है कि ये साबरमती नदी की ये सहायक नदी है, लेकिन जो सेई नदी है इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, वो अच्छे से ध्यान रखना। वह तथ्य क्या है कि जो सेई नदी है इस पर निर्मित सेई बांध, किस नदी पर निर्मित? सेई नदी पर निर्मित सेई बांध से जल सुरंग द्वारा जल जो है वो स्वाई नदी में लाया जाता है। कहने का मतलब जो सेई नदी है साबरमती की सहायक नदी है, इस पर एक सेई बांध बना हुआ है और सेई बांध से जल सुरंग बनाकर जुआई बांध तक लाया जाता है। आगे हम बात करते हैं दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदियों की। इसमें दक्षिण अगर राजस्थान की बात करें तो इसमें जो प्रमुख नदी है वह है नदी माही। कौन सी नदी? माही। माही नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले के सरदारपुरा गांव के मींडा गांव के निकट स्थित विंध्याचल पहाड़ियां यानी कि मेहद झील से माही नदी का उद्गम है। कहां पर? मध्य प्रदेश जिला और मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य का धार जिला, और धार जिला में सरदारपुरा के मींडा गांव के निकट विंध्याचल पहाड़ियां, और वहां से मेहद झील से माही नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अब इसकी अगर अपने इसकी बहाव की बात करें तो यह मेहद झील यानी कि धार जिला राज्य एमपी से प्रवाहित होने के बाद बांसवाड़ा के खांदू के पास प्रवेश करती है। कौन सी नदी? माही नदी। और फिर इसके उपरांत नरवाली तक बहने के बाद यह बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? माही। और इसी पर माही सागर बांध भी स्थित है।
फिर माहीसागर बांध के बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है और यहीं पर गुजरात में इस पर कडाना बांध भी बना हुआ है। इसके बाद यह अपना जो जल है वह खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। कौन सी नदी? माही नदी। अब राजस्थान में जो माही नदी का अपवाह क्षेत्र है, यानी कि जिस क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है, उस अपवाह क्षेत्र को बोलते हैं छप्पन का मैदान। क्या बोलते हैं साथियों? छप्पन का मैदान। प्रश्न आ जाए कि किस नदी के अपवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है, तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? माही नदी। इसे वागड़ या कांठल की गंगा भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? माही नदी। और अगर हम इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो माही की जो कुल लंबाई है वह है 576 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में यह प्रवाहित होती है 171 किलोमीटर। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार पार करती है? 2 बार। तो आइए मानचित्र से इसे और अच्छे से देखते हैं। एक बार साथियों मानचित्र में हम इसको अच्छे से देखेंगे कि यह माही नदी है और माही नदी में यह है मिंडा, सरदारपुर, धार जिला, एमपी। और यहां से यह नदी प्रवाहित होने के बाद प्रवेश करती है कहां पर? राजस्थान में। यह आ गई कर्क रेखा और कर्क रेखा को इसने पार कर लिया। पार करने के बाद इस पर राजस्थान में ही क्या बना हुआ है? माही बांध, यानी कि माही जमनालाल परियोजना, माही बजाज अपने योजना यहीं पर निर्मित है। और माही बाजार अब माही सागर बांध के तुरंत बाद यह क्या करती है? गुजरात में प्रवेश करती है। और फिर जब प्रवेश करने से पूर्व ये कर्क रेखा को फिर दूसरी बार पार करती है। और फिर गुजरात में ही इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कडाना बांध बना हुआ है। और अंत में जाकर लिटिल रन खंबात की खाड़ी में यह अपना जल गिरा देती है। तो अच्छे से देख लें, कर्क रेखा को 2 बार पार कौन सी नदी कर रही है? माही नदी कर रही है। इस मानचित्र को अच्छे से दिमाग में बिठा लें। तो चलिए आगे चलते हैं कि अगर सहायक नदियों की बात करें तो ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरन, चाप, मोरेन व भादर इसकी क्या है? सहायक नदियां है। किसकी? माही की। जो ईरू नदी है वह माही बांध के पास ही अपने माही नदी में मिल जाती है। शेष जो नदियां हैं वह माही बांध के बाद मिलती है। यहां ध्यान रखना अच्छे से। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी सहायक नदी माही की माही बांध से पूर्व मिल जाती है, तो वह नदी है ईरू। और जो बाकी नदियां हैं वो अपने माही बजाज सागर बांध के बाद मिलती, जिसमें सोम, जाखम, अनास, अरन, मोरेन, चाप, भादर ये नदी है। सिर्फ एक जो ईरू नदी है यह माही बांध से पूर्व मिलती है। इसके बाद बात करते हैं हम बेनेश्वर के निकट। बेनेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। और वहां पर माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम है। किसका? माही, सोम और जाखम का। और यहां पर हर वर्ष माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कहां? बेनेश्वर। और बेनेश्वर कहां? डूंगरपुर जिले में। नदियां कौन कौन सी? माही, सोम और जाखम। और यह जो बेनेश्वर मेला है इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। और बोरखेड़ा बांसवाड़ा के पास माही बजाज सागर बांध इसी नदी पर बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं सोम नदी की। किस नदी की? सोम नदी की। जो सोम नदी का उद्गम है वह होता है बीछामेड की पहाड़ियां
ऋषभदेव जिला उदयपुर से। कहा? अपने बिछामेट की पहाड़ियां, ऋषभदेव जिला उदयपुर से। और सोम नदी की हम अगर बहाव की बात करें तो यह उदयपुर, ऋषभदेव के पास से डूंगरपुर, और डूंगरपुर में वेनेश्वर नामक स्थान पर इसका त्रिवेणी संगम होता है, सोम, माही और जाखम के साथ। और फिर वहीं ये विलुप्त हो जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है जाखम, टीडी, गोमती व सारनी। और जैसमंद जो झील है, वो जैसमंद झील में जो पानी आता है, यानी कि जो जैसमंद झील है वो गोमती नदी पर ही बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं जाखम की। जो जाखम नदी है, माही की सहायक नदी, उसका उद्गम होता है छोटी सादड़ी की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से। छोटी सादड़ी की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से। किस नदी का उद्गम है? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? जाखम नदी का उद्गम स्थल है। फिर इसके बाद जाखम प्रतापगढ़ से बहने के बाद जाती है उदयपुर, और उदयपुर से जाती है डूंगरपुर। और डूंगरपुर में आप सभी को पता है इसका त्रिवेणी संगम होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और पूर्णिमा पर यहाँ पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। और फिर ये सोम नदी में मिल जाती है। फिर आगे बात करते हैं मोरैन नदी की। किस नदी की? मोरैन नदी की। मोरैन नदी, इसका उद्गम होता है डूंगरपुर की पहाड़ियों से। कहां से? डूंगरपुर की पहाड़ियों से। और गलियाकोट के निकट माही नदी में यह मिल जाती है। कौन सी नदी? मोरैन नदी। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध नदियों की। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध नदियों की और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है चंबल। और चंबल को कहा जाता है चरमनवती, कामधेनु। और चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ी, महू जिला, राज्य मध्य प्रदेश और विंध्याचल पर्वत से। चंबल नदी का उद्गम कहा? जानापाव की पहाड़ी, महू जिला, मध्य प्रदेश और विंध्याचल पर्वत से। अगर हम चंबल की बहाव की बात करें तो इसका यह उद्गम स्थल से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के 84गढ़ के निकट बैंसरोडगढ़ तहसील यानी कि चित्तौड़गढ़ में यह क्या करती है? प्रवेश करती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में उद्गम, और 84गढ़ के निकट यह बैंसरोडगढ़ के पास चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। फिर चित्तौड़गढ़, इसके बाद कोटा बूंदी, यह कोटा बूंदी की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। कोटा के बाद सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर, और धौलपुर के बाद ये जाती है इटावा में। और इटावा के पास यह जो चंबल नदी है वह किस में मिल जाती है? यह यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये जो चंबल नदी है यह सवाई माधोपुर से लेकर, कहां से लेकर? सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर जिले तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसके बाद उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की 252 किलोमीटर सीमा का निर्माण करती है। निम्न में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से चंबल नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की कितनी सीमा का निर्माण करती है? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? 252 किलोमीटर लंबाई की सीमा का। फिर यह राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है, यानी कि ये वर्ष पर्यंत यह नदी प्रवाहित होती है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1051 किलोमीटर। किस नदी की? चंबल नदी की। और इसमें राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी? 322 किलोमीटर। और जो चंबल नदी है ना, ये बीहड़ भूमि एवं कंदराओं के निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। कौन सी? चंबल नदी। और जो मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल। यानी कि मिट्टी को यह नुकसान पहुंचाती है जब ये पूरे दाब के साथ अपने ये पानी लेकर आती है, जल लेकर आती है। अब जो चंबल की सहायक नदियां हैं हम उन पर चर्चा करें तो इसमें मध्य प्रदेश से मिलने वाली नदी है सिवाना, रेतम, शिप्रा। किसमें? चंबल में। और राजस्थान से मिलने वाली नदी है पार्वती, आलनिया, परवन, बनास, कालीसिंध, बामनी, कुराल और मेज नदी।
और मेज के बाद छोटी, काली सिंध तथा सीप, यही क्या है, प्रमुख नदियां हैं। एक बार मानचित्र से स्पष्ट करते हैं। अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल नदी यहाँ से जानोपाव की पहाड़ियों से प्रवेश करती है, फिर गांधी सागर चौरासीगढ़ के निकट ही है अपने राजस्थान में प्रवेश कर लेती है, फिर राणा प्रताप सागर बांध जवाहर सागर कोटा में और कोटा बैराज कोटा में। चंबल नदी यूं यूं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवाहित होती रहती है और फिर आगे चली जाती है। आगे इसमें जैसे ही पार्वती मिलती है पालिया कोटा के निकट, फिर आगे चंबल चली जाती है, फिर इधर से खमनौर से निकलकर बनास नदी मिल गई और इधर सीप नदी मिल गई, चंबल बह रही है और इसके बाद ये दो जिलों की सीमा बनाती है और लास्ट में जाकर यमुना नदी में मुरादगंज के पास ये यमुना में समाहित हो जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और इसकी जो अगर कुल लंबाई पूछ ले कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, उत्तर क्या रहेगा? 1051 किलोमीटर। और राजस्थान में यह कितनी प्रवाहित होती है? राजस्थान में यह प्रवाहित होती है 322 किलोमीटर। इसी नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया प्रपात बना हुआ है और यहीं पर बामनी नदी भी इसमें आकर मिलती है। चूलिया प्रपात क्या है कि यमुना का जल 60 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी है जो इसके ऊपर स्थित बांधों की, इसके ऊपर स्थित बांधों की। कई बार क्या वो क्रम पूछ लेता है। यह जैसे ही मध्य प्रदेश से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है तो मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर इसमें स्थित है गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध स्थित है रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है जवाहर सागर बांध, यह भी कोटा में स्थित है। और फिर आता है कोटा बैराज, यह भी कहाँ स्थित है? कोटा में। ठीक है साथियों, आप जुड़े रहिए, अब नेक्स्ट इसका अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक बिल्कुल अपनी मेहनत रखें, ईश्वर जरूर कृपा करेगा और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।